हाँ भाई लाओ, आ जाइए फटाफट। चैप्टर नंबर 8 अपना रनिंग में है ना। तो कल हमने अपनी नॉर्मल डिजीज के बारे में कुछ बातें की थी, सामान्य बीमारियां। और उन सामान्य बीमारियों में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डिजीज़ थी ना, वो एक तो अपना टाइफाइड था और एक था मलेरिया रोग। ठीक है, तो टाइफाइड में कौन सा परीक्षण होता है? विडाल परीक्षण। अच्छी तरीके से याद करना उसको, टाइफाइड को। प्रत्येक को तो रोग कारक आपको याद होने चाहिए, 1 नंबर का पूछ लिया जाएगा रोग कारक आपसे। ठीक है, तो टाइफाइड का रोग कारक साल्मोनेला टाइफी था। उसका ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा गया है कि इसके लिए परीक्षण कौन सा किया जाता है, तो विडाल परीक्षण किया जाता है टाइफाइड के लिए ना। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट मलेरिया डिजीज है। तो मलेरिया में आपको याद करना है कि भाई मलेरिया का जो परजीवी है ना, परजीवी, उसका तो नाम होता है प्लाज्मोडियम, और परजीवी का जो वाहक होता है ना, वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वो कई बार ऐसे क्वेश्चन देता है कि मलेरिया परजीवी वाहक बताओ, तो आप डायरेक्ट मतलब मलेरिया परजीवी का नाम बताओ तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं मादा एनाफिलीज। समझ रहे? मलेरिया परजीवी तो प्लाज्मोडियम है, और उस परजीवी का वाहक यानी कि उसको ले जाने वाला या उसको मानव के अंदर प्रवेश कराने वाला कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर हैं, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है भाई, वो 2 परपोषी वाला होता है, एक मच्छर होता है उसका परपोषी, और एक होता है मानव। मानव में अलैंगिक जनन पूरा करता है तो द्वितीयक परपोषी है, मच्छर में लैंगिक जनन कंप्लीट करता है तो प्राथमिक परपोषी है। मैंने आपको बताया था कि भाई कैसे अपना जीवन चक्र चलाता है, वो कैसे चलाता था कि कोई ऐसी मादा एनाफिलीज जिसकी लार ग्रंथियों में प्लाज्मोडियम के जीवाणुज यानी कि स्पोरोजोइट होते हैं ना, जब वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, स्वस्थ व्यक्ति को, तो उसकी लार में उपस्थित जो जीवाणुज हैं या प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था जिसका नाम स्पोरोजोइट है, वो उसके अंदर चले जाते हैं, तो मानव के रक्त में पहुंचते हैं। रक्त में पहुंचने के साथ वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? लिवर में, यकृत में। और यकृत में जाने के बाद वो क्या करते हैं? यकृत की कोशिकाओं में जो ग्लाइकोजन होता है ना, आपको पता है ना, यकृत एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फ्यूचर के लिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख लेता है। 11वीं क्लास में पढ़ा था हमने यकृत के कार्य में ग्लाइकोजेनेसिस जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उस ग्लाइकोजन को अपना ये भोजन बनाता है, फिर ये यकृत की कोशिकाओं में अपना अलैंगिक जनन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, और जब ये संख्या बढ़ा लेता है ना, तो उन यकृत कोशिकाओं को तोड़कर बाहर निकलता है और फिर आक्रमण करता है आरबीसी पर। ठीक है, और जब ये आरबीसी पे अपना आक्रमण करता है ना, तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है फिर उसको खाता है। समझ रहे हैं? यकृत में तो इसका भोजन होता है ग्लाइकोजन, और आरबीसी में इसका भोजन होता है हीमोग्लोबिन। तो जब ये हीमोग्लोबिन को खाता है ना, तो ग्लोबिन प्रोटीन का तो ये पाचन कर लेता है, ग्लोबिन का, लेकिन हीमकण का ये पाचन नहीं कर पाता। तो ज़्यादा खाने की वजह से हीमकण इसकी बॉडी के अंदर जमा होते जाते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब हीमकण इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो फिर ये ब्लास्ट हो जाता है। तो जब ये ब्लास्ट होता है तो आरबीसी भी फट जाती है, और आरबीसी जब फटती है ना, तो इसके अंदर से हीमोजॉइंट कण निकलते हैं। ये हीमोजॉइंट कण वही हीम कण है, हीम जो आयरन धातु होती है। तो उस हीमोजॉइंट कण के कारण हमें तुरंत कपकपी लगती है और हमें ठंड के साथ बुखार आ जाता है, वही मलेरिया होता है। तो मानव के अंदर तो ऐसे अपना जीवन चक्र चलाया था इसने। अब मच्छर के अंदर कैसे चलेगा?
मान लीजिए इसी संक्रमित व्यक्ति को यदि कोई सामान्य मादा एनाफिलीज काट ले तो जो गैमेट होते हैं ना, गैमेट युग्मक जो हमारी आरबीसी में होते हैं वो इसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और इसके आंत्र में आमाशय में उनका डेवलपमेंट होता है, निषेचन होता है और छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बन जाते हैं और मतलब स्पोरोजोइट बन जाते हैं और वो स्पोरोजोइट वापस इसकी लार ग्रंथि में जाते हैं और ये जो एनाफिलीज है वो फिर से कैसी हो जाती है, मतलब ऐसी एनाफिलीज हो जाती है जिसके अंदर कौन है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। अब ये फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है और उसमें फिर नया जीवन चक्र चलाती है ना। तो ऐसे अपने मलेरिया जो परजीवी है उसका जीवन चक्र चलता है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट था। डायग्राम आप इसका बना के देख लेना है ना, डायग्राम भी आपको बना के देखना है। चलिए आज का जो अपना टॉपिक है वैसे तो बिल्कुल ये टिपिकल नहीं है, ये आपको पढ़ने वाले से टॉपिक है जो आपको लर्न करने हैं। आज हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट रूप से एड्स के बारे में। किसके बारे में भाई? एड्स। बहुत सुना होगा आपने एड्स के बारे में, ठीक है ना, एड्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन को समझना कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। सुनिए, एड्स जो है उससे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछा जाएगा कि एड्स का पूरा नाम बताइए, एड्स का पूरा नाम बताइए। तो ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब होता है इम्यूनो, डी का मतलब होता है डेफिशिएंसी और एस का मतलब होता है सिंड्रोम। ठीक है, तो एड्स का क्या पूरा नाम है भाई? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है भाई। एक नंबर का क्वेश्चन यही पूछा जाता है एक तो कि एड्स का पूरा नाम बताइए। तो क्या होता है एड्स का पूरा नाम? आप बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम होता है। ठीक है, फिर इस एड्स का जो रोगजनक है ना वो एक वायरस है और उस वायरस का नाम होता है HIV वायरस। क्या होता है? HIV वायरस। तो आपसे इसका भी पूरा नाम पूछेगा। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV का क्या पूरा नाम है भाई? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये HIV का पूरा नाम होता है। तो ये सबसे पहले तो दो नाम आपको याद होने चाहिए। एक तो एड्स का पूरा नाम, वो क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम होता है। और एड्स को फैलाता कौन है? एक विषाणु फैलाता है एड्स को, एक वायरस जिसका नाम होता है HIV वायरस। क्या होता है? HIV वायरस। तो इस HIV वायरस का पूरा नाम क्या होता है बोलिए? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये दो क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। एक तो एड्स का पूरा नाम हो गया और इसका एक जो रोगजनक है HIV उसका पूरा नाम हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना। चलिए, अब जो HIV की जो खोज हुई थी ना एड्स की, वो 1981 में हुई थी, है ना। 1981 में इसका पहला केस खोजा गया था अमेरिका में। ठीक है भाई, 1981 में। हालांकि ऐसा बताते हैं कि 1920 में एक कोंग नाम का जो अफ्रीका में क्षेत्र है, कोंग नाम का, वहाँ किसी आदिवासी को चिंपैंजी ने काटा था और उस आदिवासी के अंदर ये वायरस पहुंच गया था चिंपैंजी के माध्यम से। ठीक है, फिर ये ऐसे फैलता हुआ गया। तो 1981 में अमेरिका में एक ऐसा समूह देखा, एक ऐसे लोगों का समूह देखा जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो चुकी थी। तब जब उनका मेडिकल चेकअप किया गया ना,
तो सामने आया कि इनके अंदर जो इम्यूनिटी कमज़ोर हुई है ना, वो एक वायरस की वजह से हुई है जिसका नाम HIV वायरस है ना, तब जाके खोज हुई थी एड्स की 1981 में। चलिए भाई, तो ये थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में बात थी। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, सुनिए आपसे, ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 8, यहाँ से ये 4 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। तो या तो ये एक नंबर के 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का ऐसे देता है, या मतलब इसका कुछ भी पैटर्न हो सकता है, फिक्स नहीं है। या कई बार ये 4 नंबर का अकेला 1 क्वेश्चन दे देता है, 4 नंबर का अकेला 1 क्वेश्चन। तो 4 नंबर का जब अकेला 1 क्वेश्चन आता है ना, तो ये 4 टुकड़ों में ही आता है, मतलब इसके 4 पार्ट आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से भाई। आप 100% इसको कर देंगे। आपसे ना पूरी डिटेल नहीं पूछता है वो। अब जैसे 1 नंबर पूछ लिया एड्स का पूरा नाम, 1 नंबर पूछ लिया इसके एड्स के 4 कारण बताओ, है ना। 2 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई एड्स के बचाव के उपाय बताओ, या एड्स का निदान किससे होता है, ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स पूछता है केवल आपसे ना। चलिए, तो ये बात हो गई कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अपना एड्स है ना, ये फैलता कैसे है, तो इसके संक्रमण के कारण क्या हैं एड्स के। तो हालांकि आप इनको जानते हैं, याद करना है आपको, कोई ऐसी टिपिकल बात तो है नहीं इनमें, ठीक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसमें। तो संक्रमण के क्या कारण होते हैं भाई, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से। नेक्स्ट, संदूषित रक्त व रक्त उत्पादों के आधान द्वारा। नेक्स्ट, संक्रमित सुई के साझा प्रयोग से, जैसे अंतःशिरा द्वारा ड्रग्स लेना, अंतःशिरा द्वारा ड्रग्स लेना। और नेक्स्ट है संक्रमित मां से अपरा द्वारा बच्चे में, ठीक है। देखिए, तो एनसीईआरटी ये 4 पॉइंट आपके लिए बताती है जिनकी वजह से हमारे अंदर संक्रमण हो जाता है, किसका, एड्स का। तो अब ये आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, ऐसे टुकड़ों में पूछा जाता है कि एड्स के संक्रमण के कारण बताओ, एड्स के लक्षण बताओ ना, ऐसे पूछता है वो आपसे। तो एड्स के संक्रमण के कारण सुनिए क्या क्या होते हैं। एक तो एड्स, यदि कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क स्थापित करता है, यदि कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क स्थापित करता है तो उसमें एड्स हो जाता है। अब संक्रमित व्यक्ति मतलब जिसके ऑलरेडी एड्स हुआ है, समझ रहे, जिसके मतलब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके एड्स हो रहा है, और यदि हम उस व्यक्ति के साथ यौन संपर्क स्थापित करते हैं ना, तो उस व्यक्ति में भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगी। तो ये एक तो कारण ये है। संदूषित रक्त या उसके आधान द्वारा, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको रक्त की आवश्यकता है ना, रक्त की आवश्यकता है, तो वो ऐसे व्यक्ति का रक्त चढ़वा ले, आधान करवा ले जो संक्रमित है, HIV पॉजिटिव है, ठीक है। तो यदि HIV पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त, यदि HIV पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त कोई सामान्य व्यक्ति के अंदर चला जाता है, आधान हो जाता है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, HIV पॉजिटिव हो जाएगा ना।
नेक्स्ट, संक्रमित सुई के साझा प्रयोग से, जैसे मान लीजिए कुछ वो होते हैं ना नशेड़ी, जिनको बोलते हैं जो ड्रग्स लेते हैं, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, ठीक है, जो ड्रग्स का सेवन करते हैं है ना, और ड्रग्स का सेवन करते हैं वो इंजेक्शन के माध्यम से, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं हमारी इस पृथ्वी पर, है ना, इंजेक्शन के माध्यम से ऐसे ड्रग्स लेते हैं। अब ऐसे मत करना, मैं ऐसे कर रहा हूँ तो कहीं आप सोचे सर आप भी तो यूज़ नहीं करते हैं ना, कोई बात नहीं। चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई संक्रमित सुई जो होती है ना, अब जैसे सपोज कीजिए कि भाई कोई ड्रग्स लेता है ना, और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो इंजेक्शन के माध्यम से लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और ड्रग्स को अपनी नसों में लगाते हैं और बस उनको नशा हो जाता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के क्या हो रहा है भाई, किसी व्यक्ति के कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, तो जब वो उस सुई को लगाता है ना, तो उसका यार मित्र भी क्या है, उसी सुई से फिर वो ड्रग्स लेता है, तो संक्रमित सुई का साझा प्रयोग हुआ तो उससे भी क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है ना। अब ऐसे नहीं है कि एड्स ऐसे ही हो जाएगा उसके प्रयोग से, एड्स तब होगा जब कोई संक्रमित व्यक्ति यूज करेगा उसको, तभी होगा। अब जब कोई संक्रमित नहीं है तो तब नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है संक्रमित माँ से अपरा के द्वारा बच्चे में। अब मान लीजिए कोई ऐसी माँ है जिसको HIV पॉजिटिव है, अब जैसे उसका HIV पॉजिटिव है ना, HIV पॉजिटिव होती है महिला, हो जाती है, तो HIV पॉजिटिव है, तो उसका जो प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी टाइम में यदि वो HIV है ना, तो 100% उसका बच्चा भी कैसा होगा, HIV पॉजिटिव होगा। कैसा होगा भाई, HIV पॉजिटिव होगा। समझ में आ गई बात। तो इन कारणों से HIV रोग फैलता है या एड्स रोग, HIV वायरस का संचरण होता है या एड्स रोग फैलता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये थे एड्स के कारण, तो ये आपको पढ़नी है, बस अपने दिमाग में इनका थीम बनानी है, आपको थ्योरी सेट करनी है बस। चलिए, तो ये तो संक्रमण के कारण थे। अब हम बात करते हैं हाई रिस्क। अब ये भी एक अलग से क्वेश्चन है, हाई रिस्क। सुनिए, अलग से क्वेश्चन क्या है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि मतलब ऐसे कौन से मामले हैं जिनमें व्यक्ति को अत्यधिक खतरा रहता है HIV का। मतलब ऐसे कौन से केसेज होते हैं जिनको ज़्यादा खतरा बना रहता है या ज़्यादा संभावना रहती है उनमें एड्स फैलने की। मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनमें संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी फैलने की। तो सिंपल सी बात है, देखिए, देखो कारण, ये संक्रमण के कारण नहीं पूछ रहा है, ये यूँ पूछ रहा है कि चलो ठीक है, तुम तो यूँ बताओ कि कौन से व्यक्ति में या रोग फैल सके, उनमें संभावनाएं कौन कौन से व्यक्ति में ज़्यादा है। तो देखिए, जो व्यक्ति एक से अधिक के साथ यौन संपर्क स्थापित करें, ठीक है। नेक्स्ट, जिसको बार बार रक्तदान की आवश्यकता होती हो। नेक्स्ट, ड्रग्स लेता हो। और नेक्स्ट है संक्रमित मां से बच्चे में से जन्मा बच्चा। सुनिए भाई, ये चार ऐसे केस हैं, ये चार ऐसे केस हैं जिनमें हाई रिस्क होती है इस एड्स के फैलने की। मतलब इनमें हो सकता है, संभावना ज़्यादा रहती है। क्यों? अरे भाई एक बात बताओ कि यदि कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा के साथ यौन संपर्क स्थापित करता है ना, करते हैं ना, बहुत से होते हैं, तो एक बात बताओ, उनमें खतरा नहीं होगा? अरे एक तो वो व्यक्ति है जो अपने साथी के प्रति वफादार होता है, मतलब एक ही साथी के साथ अपने यौन संपर्क स्थापित करते हैं। तो जो एक साथी के साथ यौन संपर्क स्थापित करता है तो उसमें तो रेयर चांस है ना, समझ रहे उसको, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क करेंगे तो एड्स होता है। अब जब कोई व्यक्ति अब एक ही साथी से कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जब आपस में ही मतलब एक साथ
एक ही साथी से हमेशा करते रहते हैं मैथुन क्रिया या यौन संपर्क, तो उनमें तो हो ही नहीं सकता ना HIV, आएगा कहाँ से, समझ पा रहे। तो यौन संपर्क इससे तो होगा ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति जो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क स्थापित करते हैं, तो उनमें बोलिए संभावना बनी रहेंगे, नहीं बनी रहेंगे, संभावना बनेगी ना उनमें। हो सकता है ना कई बार एक ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संपर्क स्थापित हो जाए जो संक्रमित हो। चलिए, और ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी बॉडी में रक्त की कमी है या उसको बार बार रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है, तो हो सकता है कई बार ऐसा केस आ जाए कि ऐसा रक्त उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज हो जाए जो संक्रमित है। तो बोलिए इसमें खतरा बना रहेगा ना HIV का। क्यों? क्योंकि इसको ना बार बार रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। और जो व्यक्ति ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शन के माध्यम से, उनमें इसका खतरा बना रहेगा। और जो संक्रमित माँ से बच्चा जन्म लेता है उसमें इसका खतरा बना रहता है। तो ये चार ऐसे केस हैं जिनमें HIV होने के खतरे अधिकतर बने रहते हैं। बोलिए है कि नहीं? तो सिंपल तरीके से आपको पढ़ना है बस। ये एक बार देखो तो सही, इसको पढ़ के पॉइंटों को देखो फटाफट से, कितने नॉर्मल से पॉइंट हैं, है ना। एक तो हमने इनका पूरा नाम देख लिया, इसके संक्रमण कारण देख लिए, इसके अधिक खतरे वाले जो व्यक्ति हैं वो देख लिए कि भाई कौन में कितना खतरा रहता है। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई बोलिए? आ गई? चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये दोनों टॉपिक क्लियर है ना सभी बच्चों के? दोनों क्लियर है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें आराम से कर लेंगे कि भाई किन में तो खतरा ज़्यादा रहता है, किन में संक्रमण फैल सकता है या कैसे संक्रमण फैलता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। एड्स नहीं फैलता, मतलब ऐसे कुछ कारण बताइए, मतलब या कुछ ऐसी घटनाएं जिनकी वजह से एड्स नहीं फैल सकता। ठीक है, अब जैसे आपको पहले ही पता होता है कि भाई यदि हम सामाजिक संपर्क रखें, सुनना मेरी बात को, देखिए कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो HIV पॉजिटिव है, एड्स है, ये किन कारणों से नहीं फैल सकता है किसी व्यक्ति में। ठीक है, मतलब कैसे नहीं फैल सकता है, किन से नहीं फैल सकता। तो देखिए यदि हम उस HIV पॉजिटिव वाले व्यक्ति से संपर्क रखें, संपर्क कैसे, यौन संपर्क नहीं, कैसे भाई, अरे उसके गले मिलें, है ना, उससे हाथ मिलाएं, तो नहीं फैल सकता उससे। ठीक है, समझ रहे हैं? ये बातें आपको समझा रहा है कि यदि आपके कोई HIV पॉजिटिव वाला व्यक्ति है तो आप कुछ ऐसे कार्य उसके साथ कर सकते हैं जिनसे आपको HIV नहीं होगा। तो वो ये आपको बता रहा है कि यदि हम उसके साथ सामाजिक संपर्क स्थापित कर सकें, जैसे भाई उसके साथ उठना, बैठना, खेलना, सोना, है ना, हाथ मिलाना, गले मिलना, खाना खाना, ठीक है, इनसे उसमें रोग नहीं फैल सकता है। समझ पा रहे आप मेरी बात को, है ना। मच्छरों के द्वारा भी ये रोग नहीं फैलता है कि कोई मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काट ले फिर हमको काट ले तो भी हमारे अंदर नहीं फैलेगा ये रोग। ठीक है, यदि ये किसी भी वस्तु का यूज़ कर लेता है और हम उस वस्तु का यूज़ कर लेते हैं तो भी ये रोग नहीं फैलेगा। ठीक है, और कोई भी डॉक्टर नर्स इसका जब इलाज करती है ना तो उसमें भी ये रोग नहीं फैलेगा। समझ रहे? तो ये ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से एड्स रोग नहीं फैलता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बोलिए? ठीक है, तो ये है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके उद्भासन काल की। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं। उद्भासन काल, इस उद्भासन काल को हम बोलते हैं भाई इनक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? इनक्यूबेशन पीरियड। उद्भासन काल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, सुनिए। क्या होता है कि जब कोई वायरस किसी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाए और प्रवेश करने से लेकर जब तक उसके शरीर में लक्षण नज़र नहीं आए तब तक के काल को हम उसका उद्भासन काल कहते हैं। वो क्या कहता है कि मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई HIV वायरस प्रवेश कर गया, तो प्रवेश करने से लेकर
जब तक उसके शरीर में उसके लक्षण शो नहीं हो तब तक के काल को हम उसका क्या बोलते हैं, उद्भासन काल बोलते हैं। या जब उसके बॉडी में लक्षण प्रकट होना तो उस काल को हम उसका उद्भासन मतलब प्रकट होने का काल। यार सिंपल सी बात है। जैसे ये जो HIV होता है ना, इसका उद्भासन काल कुछ महीनों से लेकर 5 से 10 साल तक का होता है। मतलब किसी व्यक्ति में 4-5 महीने पीछे लक्षण शो होने लग जाएंगे, या हो सकता है किसी व्यक्ति में अधिकतम 10 साल बाद इसके क्या हों, लक्षण प्रकट हों। समझ गए? जैसे मान लीजिए मेरे अंदर HIV वायरस प्रवेश कर गया, अब हो सकता है 8 साल बाद मेरे अंदर इसके लक्षण आए, हो सकता है 3-4 महीने पीछे भी लक्षण आए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, तो हम उसको उसका क्या बोलेंगे, उद्भासन काल बोलेंगे, है ना। एक बार पढ़ो उद्भासन काल को, देखिए इन सभी पॉइंटों को पढ़िए एक बार आप। पढ़ लिया? ठीक है भाई। तो उद्भासन काल एड्स के संक्रमण कारण किन में खतरा अधिक होता है, कैसे ये नहीं फैलता, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ के देख लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो HIV वायरस होता है ना, इसके जीवन चक्र की बात करते हैं हम। HIV का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस। तो सुनिए, जो HIV जिस प्रकार हमने मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र देखा था ना, हम उसी प्रकार अब बात करेंगे HIV के जीवन चक्र के ना। तो मतलब ये जो HIV होता है ना, इसका एक ही पर्पस है, वो है मानव। हमारे अंदर ये रहता है ना, तो ये हमारे अंदर कैसे अपनी प्रक्रिया को करता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, आपको समझ में आ जाएगा। सुनिए, जो HIV वायरस होता है ना, सबसे पहले हमारी एक कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, और जिस कोशिका का नाम होता है मैक्रोफेज, बृहत बक्ष्काणु। याद कीजिए 11th क्लास में जब मैंने आपको ब्लड के बारे में पढ़ाया था, तो आपको मैंने WBC के बारे में कुछ बातें बताई थी। याद है आपको WBC सेल? WBC सेल याद कीजिए, जिसका एक पार्ट था कणका युक्त पार्ट, कणका रहित, जिसमें मैंने आपको मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में बात बताई थी। तो जो आपकी मोनोसाइट होती है ना, मोनोसाइट होती है ना, उनको आप मैक्रोफेज कहते हैं, यानी कि बृहत बक्ष्काणु कहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जो HIV वायरस होता है ना, HIV वायरस जब भी हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, तो ये सबसे पहले हमारी मैक्रोफेज कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, और किसी कोशिका में नहीं जाता। ये बृहत बक्ष्काणु कोशिका में सबसे पहले क्या करता है भाई, प्रवेश करता है। अब देखिए HIV वायरस का एक सिस्टम होता है, मैं आपको यहाँ पर इसका एक डायग्राम सा बना के बताता हूँ HIV वायरस का, है ना। जो आपका HIV वायरस होता है ना, ऐसा होता है। HIV वायरस ऐसा होता है भाई, इस प्रकार का होता है। ठीक है, और इसमें 2 RNA होते हैं, ऐसे RNA,
2 आरएनए दिख रहे हैं और इन आरएनए के पास एक यहाँ पे डॉट सा दिख रहा है आपको ऐसे, ठीक है। ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। समझ लो एक बार, ये HIV वायरस का चित्र है जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 120 होती है। देखो ये तो ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है, इसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन 41, एक ग्लाइकोप्रोटीन 120, और ये प्रोटीन का है, इसमें एक प्रोटीन 24 अंदर और प्रोटीन 17 बाहर। ये प्रोटीन 17 है, ये प्रोटीन 24 है, ऐसे। ये आरएनए होते हैं, ये आरएनए दिख रहे हैं आपको, आरएनए, ये HIV वायरस है ना, इसमें आरएनए होते हैं। तो ये सिंगल स्ट्रैंड के 2 आरएनए आपको दिख रहे हैं और इनके पास एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कितना अच्छा एंजाइम है इसके लिए कि ये इसके आरएनए को कन्वर्ट कर देता है डीएनए में। किस में कन्वर्ट कर देता है? डीएनए में, ठीक है। उसका इसको फ़ायदा मिलता है कि ये जो डीएनए होता है ना वो हमारे डीएनए से मिल जाता है। अरे इसका आरएनए हमारे डीएनए से थोड़ी मिल पाएगा, लेकिन इसका जो डीएनए होता है ना वो हमारे डीएनए से जुड़ जाता है। तो बहुत यूनिक कंसेप्ट होता है इसका, कि इसका जो आरएनए होता है ना, आरएनए, ये आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? डीएनए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसा एक डायग्राम है, ये आपका HIV वायरस है, ठीक है। अब सुनो, लाइफ साइकिल देखते हैं इसका क्या है, लाइफ साइकिल कैसे अपना जीवन चक्र चलाता है। जो HIV वायरस है वो सबसे पहले कहाँ प्रवेश किया उसने, बोलिए? हमारी मैक्रोफेज में प्रवेश किया, बृहत बक्षकाणु में। तो जब ये बृहत बक्षकाणु में प्रवेश करता है ना, तो HIV का जो आरएनए होता है, HIV का जो आरएनए होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलिए? डीएनए में। डीएनए में कन्वर्ट हो गया। अब HIV वायरस का जो आरएनए है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के माध्यम से जब डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो ये जुड़ जाता है हमारी जो बृहत बक्षकाणु है उसके डीएनए से। अब ये मान लीजिए बृहत बक्षकाणु का डीएनए है और उससे ये जुड़ गया है और फिर इसको ना आदेश देता है। ये अब ये परपोषी कोश का है ना, मैक्रोफेज, इसकी परपोषी जिसके अंदर रहता है, हुआ क्या था? मैक्रोफेज के अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करने के साथ ही इसके पास जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था उसकी सहायता से इसने अपने आरएनए को कन्वर्ट कर लिया, किसमें? डीएनए में। और ये डीएनए हमारी परपोषी कोशिका के डीएनए से जुड़ जाता है और फिर उसको आदेश देता है कि तू अब मेरे जैसे डीएनए तैयार कर ना। मैक्रोफेज की कोशिका पे अधिकार है इसका, मैक्रोफेज पे, बृहत बक्षकाणु पे। तो पता है बृहत बक्षकाणु क्या करती है? बृहत बक्षकाणु कोशिका ना बहुत सारे ऐसे विषाणुवीय डीएनए बनाती है और ये काम करती है ऐसे जैसे ये HIV फैक्ट्री हो। कौन? बृहत बक्षकाणु कोशिका। HIV फैक्ट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ऐसे डीएनए बन रहे हैं जो विषाणु के डीएनए हैं, विषाणुवीय डीएनए। तो HIV फैक्ट्री की तरह ये काम करती है और जब ये HIV फैक्ट्री की तरह काम करने अधिकार है इस पर। कौन का अधिकार है? HIV वायरस का। कौन सी कोशिका पर? मैक्रोफेज पर, ठीक है। अधिकार कैसे किया इसने? क्या इसका जो आरएनए थे ना, उस आरएनए को इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के माध्यम से किस में कन्वर्ट करवा लिया? डीएनए में। और फिर ये डीएनए मैक्रोफेज के डीएनए से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद क्या करता है कि भाई फिर ये HIV उसको आदेश देता है कि चल अब मेरे जैसे डीएनए तैयार कर। तो वो HIV फैक्ट्री की तरह काम करने लगती है। कौन? मैक्रोफेज। अब सपोज कीजिए यहाँ पे बहुत सारे ये विषाणु है, यानी कि HIV RNA HIV बन गए। अब ये HIV क्या करते हैं? हमारी T लसिकाणु, एक T हेल्पर के नाम से T सहायक लसिकाणु होती है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की सबसे मुख्य कोशिका होती है, T सहायक कोशिका। उस T सहायक कोशिका पे ये क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। अटैक T सहायक पे अटैक कर देते, इसको अटैक करके इससे बाहर निकलते हैं, फिर और अन्य कोशिकाओं पर अटैक करते हैं।
तो लगातार जब ये टी लसिकाणु पे अटैक करते जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में किसकी कमी आ जाएगी? टी लसिकाणु की कमी आ जाएगी। अब बताइए मुझे, जब आपकी बॉडी में टी लसिकाणु संख्या की कमी आ जाएगी, और मैंने आपको बताया था कि टी सहायक कोशिका ऐसी कोशिकाएं हैं जो आपकी बॉडी में क्या बनाती हैं? प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं। तो ये HIV वायरस ऐसे यूनिक हैं कि हमारी उन कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं जो हमारे लिए प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है, तो उनको ये नष्ट कर देते हैं। इनके नष्ट करने से क्या होगा? हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाएगा, और यदि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो गया तो हमें बहुत सारे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि सब हमारे अंदर क्या फैला देंगे? रोग फैला देंगे। क्या फैला देंगे? रोग फैला देंगे। और उन्हीं रोगों के समूह को हम क्या बोलते हैं भाई? एड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं। तो ऐसे ये अपना जीवन चक्र चलाता है। आप देख पा रहे हैं कैसे जीवन चक्र चलाता है ये अपना। तो बहुत सिंपल है, एक बार जब आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपको? चलिए, है ना। तो ये तो HIV का क्या है भाई? जीवन चक्र है। तो HIV का जीवन चक्र बहुत नॉर्मल सा है कि मैक्रोफेज में प्रवेश करेगा, फिर उसका RNA DNA में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो अपने DNA को मैक्रोफेज के DNA से जोड़ेगा और उसको बोलेगा, आदेश देगा कि चल मेरे जैसे DNA तैयार कर। तो जो मैक्रोफेज है उसके जैसे DNA बनाएगा, यानी कि विषाणु भी RNA DNA बनाएगा, तो HIV फैक्ट्री की तरह काम करेगा। फिर ये टी लसिकाणु पे आक्रमण करेंगे। तो बार बार जब ये टी लसिकाणु पे आक्रमण करेंगे ना, तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इनकी संख्या क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी, और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एड्स के लक्षण के बारे में, कि एड्स जो है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो बहुत सिंपल सिंपल से इसके लक्षण होते हैं। क्या? बार बार बीमार होना, ठीक है, सही नहीं होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है इसका वजन में कमी, प्रतिरक्षा तंत्र का क्या होना? कमज़ोर होना, और जैसे कोई भी रोग हो जाए, ज्वर, TB, निमोनिया, दस्त लगना, है ना, ये क्या है? उपचार कराने के बाद भी क्या नहीं होते हैं? सही नहीं होते हैं। तो ये कुछ लक्षण है। अब इनमें क्या समझाऊं? मुझे आप बताओ, बोलिए क्या समझाऊं इनमें? अरे ये सिंपल है यार, आपको पढ़ने हैं बस। ठीक है, तो ये एड्स के लक्षण है। लक्षण आप देख लेंगे एड्स के ना, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना आप उनको। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई अब हम एड्स से बचाव या इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं? बचाव या रोकथाम, ठीक है। तो बचाव कैसे कर सकते हैं कि भाई आप क्या करें, आपको जो एड्स डिजीज है ना, उसके कारण, उसके बचाव, उसके रोकथाम के उपाय आदि के बारे में यदि हम जनता को जागरूक करें तो काफ़ी हद तक हम इस रोग से बच सकते हैं ना। बोलिए नहीं बच सकते क्या? और निर्जमीकृत सुई का हमें उपयोग करना चाहिए जब भी हम या किसी को भी सिरिंज लगाएं, है ना। और जो नाई वगैरह शेविंग वगैरह करते हैं ना, तो उसके ब्लेड से भी कारण ये हो जाता है, तो हमेशा नए ब्लेड का हमें प्रयोग करना चाहिए। ये भी आप कारण में लिख सकते हैं, ठीक है। संक्रमित सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब निर्जमीकृत सुई का प्रयोग करना चाहिए। निर्जमीकृत सुई उसको बोलते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं होता है, ठीक है। रक्तदान करते समय रक्त की कंप्लीट रूप से क्या कर लेनी चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए, है ना। और यौन संबंध स्थापित करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि कंडोम का प्रयोग करना चाहिए, समझ रहे ना। और सरकार को भी क्या है, जो कंडोम वगैरह है वो मुफ्त में बंटवाने चाहिए ताकि हर लोग इनका यूज कर सकें, और फ्री में मिलती भी हैं भाई, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये एड्स के बचाव हैं, तो ये आपका कंप्लीट होता है एड्स रोग, ठीक है। तो एड्स रोग में सिंपल से पार्ट हैं आपसे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी पूरा डिटेल नहीं आएगी कि भाई एक क्वेश्चन बता दिया एड्स के बारे में बताओ, ऐसे नहीं, अपने आप पॉइंट देगा, 1 नंबर का दे दिया एड्स का पूरा नाम बताओ, ऐसे ना कुछ भी। तो आपको
ये पूरा पढ़ के चलना है, कैसे फैलता है, कौन में रिस्की फैक्टर है, कौन में ज़्यादा फैलने की संभावना रहती है, क्या इसके बचाव है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसका जीवन चक्र होता है HIV का। ऐसे अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो डायग्राम है ना, इसमें डायग्राम मैंने जगह छुड़वा रखी है ना, तो वो डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो डायग्राम बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये डायग्राम मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। देखिए कितना सिंपल सा डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। देखिए आपने डायग्राम बना लिया होगा, तो पश्च विषाणु, एक मिनट, ये गाय आ गई। देखिए डायग्राम को ज़रा ध्यान से आप समझना है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत नॉर्मल सा डायग्राम है। देखना आप ज़रा सुनिए। वो ये कहता है कि आप पश्च विषाणु की प्रतिकृति का नामांकित चित्र बनाओ। पश्च विषाणु मतलब रेट्रोवायरस, और रेट्रोवायरस किसको बोलते हैं हम? HIV वायरस को। HIV वायरस को हम रेट्रोवायरस भी कहते हैं, पश्च विषाणु भी कहते हैं। तो वो ये कहता है कि रेट्रोवायरस अपनी फोटोकॉपी यानी कि अपनी नई संतान कैसे बनाता है, आप उसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन वो आपसे पूछता है, केवल चित्र पूछा जाता है। तो सुनिए क्या है, ये आपकी कोशिका है, हमारी कोशिका है। ये जो डायग्राम ये चौखूटा सा बना हुआ ना, ये आपकी कोशिका है। तो ये आपकी प्लाज्मा झिल्ली हो गई, प्लाज्मा झिल्ली, ये आपकी कोशिका है। अब सुनिए होता क्या है, यह है आपका कौन भाई? रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस दिख रहा है आपको, है ना, ये रेट्रोवायरस है। तो ये रेट्रोवायरस क्या करता है भाई? अपने आरएनए को इस कोशिका के अंदर प्रवेश कर देता है। कर दिया इसने, अपना आरएनए प्रवेश करा दिया ना, बहुत सिंपल सी बात है ना। ये इसका आरएनए था, इस आरएनए को इसने किसके अंदर प्रवेश करा दिया है? हमारी कोशिका के अंदर। अब पता है क्या होगा, ये आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के माध्यम से किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीएनए में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीएनए में। तो अब ये विषाणुवीय डीएनए है ना, ये विषाणुवीय डीएनए क्या होता है भाई? ये विषाणुवीय डीएनए जो होता है ना, हमारे जीनोम के साथ जुड़ जाता है। मान लीजिए हमारा ये डीएनए है, हमारा जीनोम है, इस जीनोम के साथ ये जुड़ गया, ऐसा ही तो होता था। ठीक है, अब जब ये जीनोम के साथ जुड़ जाता है ना, तो हमारा जीनोम क्या करता है भाई? इसके जैसे क्या तैयार कर देता है? आरएनए। मतलब बहुत सारे विषाणुवीय आरएनए बना देगा। अब आरएनए बना देगा ना, तो इन आरएनए पे सब पे क्या चढ़ जाएगा? प्रोटीन का आवरण, और इसकी नई क्या बन जाएंगी? संतान। अब नई संतान बन गई ना, कौन की? HIV वायरस की। फिर ये संतान क्या करती हैं? ये बाहर निकल जाती हैं इस कोशिका को तोड़कर, और नई कोशिका को संक्रमित करने के लिए जाती हैं। देखो कितना सिंपल सा डायग्राम है, बोलो कितना सिंपल, कितना इजी डायग्राम है। ठीक है, आप बुक देख रहे हैं, मतलब आपने जो डायग्राम बनाया हो, आप उस डायग्राम को देखना और इसको आप मिलान करना। कितना सिंपल है यार, क्या दिक्कत है इसको बनाने में, बोलिए, है ना। ये आपकी कौन है? कोशिका है, कोशिका। ठीक है, वो आपसे ये पूछता है कि आप एक ऐसा डायग्राम बनाओ जिसमें आपका रेट्रोवायरस अपनी फोटोकॉपी यानी कि अपनी संतान तैयार कर रहा हो। तो हमने एक डायग्राम के माध्यम से इसको एक्सप्लेन किया कि सपोज कीजिए भाई ये कोई एक HIV वायरस है, ये HIV वायरस हमारी कोशिका के पास आता है, तो अपने RNA को इसके अंदर प्रवेश करा देता है।
इसका आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से विषाणुवीय डीएनए में बदल जाता है। ये विषाणुवीय डीएनए हमारे डीएनए से जुड़ जाता है, यानी कि जीनोम से जुड़ जाता है। और हमारा डीएनए जब अपनी फ़ोटोकॉपी बनाता है तो इसकी फ़ोटोकॉपी तैयार करता है, मतलब विषाणु की। तो ये बहुत सारे फिर अगेन विषाणुवीय आरएनए बन गए बहुत ज़्यादा, तो ये सब नई संतान के रूप में बदल जाएंगे कोशिका के अंदर ही। और ये नई संतान इस कोशिका को फोड़कर तोड़कर बाहर निकलेंगे और नई कोशिका को संक्रमित करेंगे। तो हो गई ना प्रतिकृति भाई पश्च विषाणु की, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम की प्रैक्टिस आपको आज ही करनी है, आज ही करनी है, मतलब इस डायग्राम की प्रैक्टिस, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो कोई दिक्कत है क्या आपको इस डायग्राम में? बोलिए। सभी बच्चे बना सकते हैं ना आराम से? सभी के पास एनसीईआरटी बुक तो होगी, तो एनसीईआरटी बुक में भी ये स्पष्ट दिया हुआ है डायग्राम, आप उसमें देख पाएंगे आराम से, ठीक है भाई। अब पश्च विषाणु की प्रतिकृति के बाद अब एक इसका लास्ट टॉपिक है जो और एक इम्पॉर्टेंट के रूप में आता है कि इस एड्स का निदान कैसे होता है, मतलब इस एड्स का परीक्षण कैसे होता है। तो सुनिए, एड्स का परीक्षण होता है एलाइजा से। किससे? एलिसा या एलाइजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जिस प्रकार आप बिडाल परीक्षण करते थे ना साल्मोनेला टाइफी के लिए, ठीक है, उसी प्रकार आपको एड्स की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण करना होता है? एलिसा या एलाइजा परीक्षण करना होता है। तो एनसीईआरटी में केवल एकमात्र यही है, तो यही आपको याद करना है। हालांकि वेस्टर्न ब्लॉट भी है पर वो आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, है ना। तो एलाइजा परीक्षण होता है, एलिसा भी कह सकते हैं। अब इसका पूरा नाम आपसे पूछ लेता है वो, एक क्वेश्चन तो वो देगा कि इसके निदान के लिए कौन सा परीक्षण, तो आपका आंसर है एलिसा बोल दीजिए ना, एलिसा बोल देना, एलाइजा बोल देना, कुछ भी आप बोल देना या ऐसे लिख देना। इसका पूरा नाम होता है, देखिए, ई से होता है एंजाइम, एल से होता है लिंक्ड, आई से होता है इम्यूनो, एस से होता है सॉर्बेंट या जारवेंट, और ए से होता है ऐसे, है ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो जारवेंट ऐसे इसका पूरा नाम है एलिसा का। तो पूरा नाम लिखा हुआ है ना, तो वो पूरा नाम भी आपको याद होना चाहिए और ये परीक्षण है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपका कंप्लीट होता है कौन कंप्लीट होता है भाई? एड्स डिजीज, ठीक है, ये पूरी कंप्लीट है एड्स डिजीज। तो जितने भी मैंने आपको इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए, जिस प्रकार से बताए आपको ये उसी प्रकार से लर्न करने हैं। कैसे बताए मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई आपको एड्स का पूरा नाम याद होना चाहिए, आपको याद है। फिर आपको HIV वायरस का पूरा नाम याद होना चाहिए, आपको बिल्कुल याद है। फिर आप याद करेंगे भाई एड्स जिन कारणों से फैलता है वो कारण कौन कौन से हैं, आपको उसके बारे में भी पता है ना। फिर कौन कौन में रिस्की फैक्टर है, कौन कौन में ज़्यादा खतरा रहता है, आप देख लेंगे उसको, ठीक है। फिर इसकी, है ना, उसके बाद आप बात करेंगे भाई एड्स के लक्षण क्या होते हैं, एड्स का HIV उद्भासन काल क्या होता है, HIV का जीवन चक्र क्या होता है, पश्च विषाणु की प्रतिकृति कैसे बनती हैं, इसका परीक्षण कौन सा होता है, एलाइजा परीक्षण होता है, बचाव आप कर लेंगे, रोकथाम वगैरह। तो ऐसे आपको ये पूरी एड्स याद करनी है, ठीक है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भाई, और आप बढ़ा दीजिए आप मेहनत को थोड़ा। तो एड्स डिजीज आपकी कंप्लीट है, ठीक है भाई। चलिए, तो इनको सभी बच्चे याद कर लेंगे एड्स को भाई, जितने भी कारण हैं, बचाव हैं, और ये डायग्राम है, ये डायग्राम तो सभी बच्चों पे आना चाहिए। इसका लेवल आप देख लेना ढंग से ना। अब एड्स के बाद हम बात करते हैं अपने कैंसर के बारे में। चलिए साहब, कैंसर का भी आज स्टडी कर लेते हैं। कैंसर, अब ये कैंसर होता क्या है? ये कैंसर ऐसा रोग है जिसके लक्षण किसी ऊतक या
अंग की कोशिका में अनियंत्रित विभाजन व वृद्धि के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, देखो एक अजीब सी इसकी डेफिनेशन है लेकिन बहुत सिंपल है। वो ये कहता है कि यदि हमारी बॉडी में कोई ऐसा रोग हो जाए जिसके लक्षण केवल किसके कारण उत्पन्न हो, यदि हमारे शरीर की किसी भी अंग की कोई कोशिका, शरीर के किसी भी अंग की कोई कोशिका अनियंत्रित विभाजन करे, तीव्र रूप से वृद्धि करे और तब वो हमारे अंदर कोई लक्षण प्रकट करे, तो उस लक्षण को या उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। अरे कैंसर में क्या है? कैंसर में जो लक्षण आपके प्रकट होते हैं ना बॉडी में, वो क्यों होते हैं बोलिए? अरे वो इसलिए तो होते हैं कि आपके शरीर के किसी भी ऊतक या अंग में कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करती हैं। क्या करती हैं? अनियंत्रित विभाजन करती हैं। और ये अनियंत्रित जो विभाजन करती है ना, अनियंत्रित विभाजन से क्या होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई लक्षण उत्पन्न कर देती हैं और हम उसी को क्या बोल देते हैं? कैंसर बोल देते हैं। सिंपल भाषा में आपको बताऊं, कैंसर एक ऐसा रोग है, कैंसर एक ऐसा रोग है जिसके लक्षण कोशिका में अनियंत्रित विभाजन के कारण उत्पन्न होते हैं, बस उसी को आप कैंसर कहते हैं। ठीक है, अब अर्बुद, एक शब्द है अर्बुद। अर्बुद को हम कहते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं? ट्यूमर, है ना। ट्यूमर क्या है? ट्यूमर अनियंत्रित कोशिकाओं का एक ग्रुप है। मतलब कोई भी कोशिका जब अपने आप में अनियंत्रित विभाजन करती हैं, अपने आप में लगातार वृद्धि करती रहती हैं, तो वो एक ग्रुप बना देती हैं। उस ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं भाई? ट्यूमर कहते हैं। मतलब एक प्रकार से गांठ बना देती हैं। अरे बहुत सारी कोशिकाओं का जब एक ग्रुप बन जाएगा तो ये गांठ ही तो बन जाएगी, तो उस गांठ को या ग्रुप को ही आप क्या कहते हैं? अर्बुद कहते हैं। ठीक है, तो अनियंत्रित कोश, कोई भी कोशिका अनियंत्रित विभाजन कर जब अपना ग्रुप बना देती है तो हम उस ग्रुप को ही क्या कहने लग जाते हैं? अर्बुद, यानी कि ट्यूमर या गांठ कहने लग जाते हैं। अब ये ट्यूमर दो प्रकार का होता है। एक होता है सुदुम अर्बुद और एक होता है दुर्दम अर्बुद, है ना। जो सुदुम होता है ना उसको तो कहते हैं बेनाइन ट्यूमर, और जो दुर्दम होता है उसको बोलते हैं मैलिगमेंट ट्यूमर। मैलिगमेंट ट्यूमर, दोनों में अंतर समझ लेना क्या है, सुनना जरा ध्यान से। सुदुम अर्बुद और दुर्दम अर्बुद, मतलब जो ट्यूमर हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं कैंसर में, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सुदुम और एक होता है दुर्दम। इनमें क्या डिफरेंट है वो सुनिए। सुदुम अर्बुद तो वो होते हैं जो एक ही स्थान पर रहते हैं, मतलब ऐसी गांठें जो एक स्थान पर बन गई तो उसी स्थान पर रहेंगी, अन्यत्र शरीर के अंदर कहीं भी नहीं बनती हैं। तो ऐसे अर्बुद को तो बोलते हैं सुदुम। तो इससे तो हमें कोई भी क्षति नहीं होती, है ना, क्षति नहीं होती, इसका पता चल जाता है ना, तो इसको आप बाहर निकलवा दीजिए और फिर आपको कैंसर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये दुर्दम या मैलिगमेंट ट्यूमर क्या है? ये बहुत खतरनाक है। यही है वास्तविक कैंसर जिससे व्यक्ति की मृत्यु होती है। ठीक है, तो दुर्दम में क्या होता है कि इसमें की एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और उन कोशिकाओं का नाम है नियोप्लास्टिक कोशिका। क्या नाम है? नियोप्लास्टिक कोशिका। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनका नाम है नियोप्लास्टिक कोशिकाएं। ये नियोप्लास्टिक कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो अनियंत्रित विभाजन करती हैं और एक स्थान पर ट्यूमर बनाकर दूसरे स्थान पर जाकर भी क्या बना देती है? ट्यूमर बना देती हैं। तो कहने का मतलब है ये ऐसी
अनियंत्रित कोशिका है नियोप्लास्टिक, जो जगह जगह पर क्या बना देती हैं, शरीर में ट्यूमर बना देती हैं। जगह जगह पर क्या बना देती हैं, ट्यूमर बना देती हैं। तो ये खतरनाक ट्यूमर होता है और इससे हमें बहुत ज़्यादा क्षति होती है, मतलब इससे ज़्यादा हमें खतरा रहता है। क्योंकि ट्यूमर जैसे एक यहाँ बन गया तो कल हो गया यहाँ पे बन गया, फिर यहाँ बन गया, ऐसे, ठीक है। ये नियोप्लास्टिक जो कोशिकाएं ना, ये कोशिकाएं हमारी बॉडी में जगह जगह पर क्या बना देती हैं, ट्यूमर बना देती हैं। तो ऐसा ट्यूमर जो अलग अलग स्थानों पर बन जाए, एक ही स्थान पर नहीं रहे, तो हम उसको दुर्दम या मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई कैंसरकारी कोशिकाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ट्यूमर बना देना मेटास्टेसिस कहलाता है, मेटास्टेसिस। और मेटास्टेसिस का जो गुण है ना, वो नियोप्लास्टिक में पाया जाता है, जो कि एक विनाशकारी गुण है, खतरनाक गुण है ये इसका। नियोप्लास्टिक कोशिकाओं के पास एक गुण होता है और उस गुण को बोलते हैं हम, कौन सा गुण भाई बोलिए, मेटास्टेसिस गुण बोलते हैं, है ना। कौन सी कोशिकाओं के पास है ये मेटास्टेसिस गुण, नियोप्लास्टिक कोशिकाओं के पास। तो नियोप्लास्टिक कोशिकाओं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या बना देती हैं, ट्यूमर बना देती हैं, कैंसर के समूह बनाती हैं ये अनियंत्रित कोश का विभाजन करके, ठीक है। और ये आसपास के ऊतकों में बना देंगी, ठीक है। और यदि कैंसरकारी कोशिका एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाएं और वहाँ भी ये ट्यूमर बना दें, कैंसर बना दें, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। समझ में आई कि बात नहीं आई, बोलिए, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये कैंसर की डेफिनेशन और ये ट्यूमर के प्रकार। ट्यूमर क्या है, अनियंत्रित कोशिकाओं का एक समूह है, केवल अनियंत्रित कोशिकाएं एक ग्रुप बना देती हैं, उसे हम ट्यूमर बोलते हैं। दो प्रकार का होता है, सुदम और दुर्दम। सुदम क्या होता है कि यदि ट्यूमर एक ही स्थान पर रहे जो क्षति नहीं पहुंचाता है। दुर्दम क्या होता है कि अनियंत्रित कोशिकाओं का एक समूह बनाती हैं और उन्हें हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक कोशिकाएं। ये नियोप्लास्टिक कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ट्यूमर बना देती हैं, जिससे हमें क्षति पहुंचती है नए नए ऊतकों में प्रवेश करके, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कैंसर के कारण। अब ये आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे एड्स में थे संक्रमण के कारण वगैरह, ऐसे हम बात करते हैं कि ये कैंसर कैसे होता है। तो कैंसर होने के अब सुनिए, कैंसर के कारण में एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि ऐसे कारक जो कैंसर को प्रेरित करें, आप उन्हें कैंसर जन कह सकते हैं, है ना। सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे कारक जो कैंसर को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, आप उन्हें कहते हैं कैंसर जन, ठीक है। तो ये 4 कारक होते हैं जिनसे व्यक्ति को कैंसर होता है। एक है भौतिक कारक, एक है रासायनिक कारक, एक है जैविक कारक और एक है आनुवांशिक कारक। सुनना, अपना टॉपिक क्या चल रहा है, अपना टॉपिक चल रहा है कि जो कैंसर होता है ना, कैंसर, उसके कारण क्या हैं, क्यों हो सकता है ये कैंसर। तो कैंसर 4 कारकों से होता है, भौतिक कारकों से, रासायनिक कारकों से, जैविक कारकों से और आनुवांशिक कारकों से। तो देख लेते हैं। भौतिक कारण में तो आपकी एक्स और गामा किरण आती है, गामा। तो एक्स और गामा तो आपकी आयनीकारी किरण है, आयोनाइज्ड है ना। और एक होती है आपकी परावैंगनी किरण जो अनायकारी है या अनायकारी है, ठीक है। सुनना मेरी बात को, कि जो कैंसर के कारण होते हैं ना वो 4 होते हैं, या तो भौतिक कारकों से हो जाएगा, या रासायनिक कारकों से होगा, या जैविक कारकों से होगा, या आनुवांशिक कारकों से होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से ऐसे भौतिक कारक हैं जिनसे हमें कैंसर होता है। तो भौतिक कारकों में केवल हमारी विकिरण आती हैं, तो इन किरणों से हमारे अंदर कैंसर हो जाता है। अब किरण कौन कौन सी, एक्स किरण हुई, गामा किरण हुई और परावैंगनी किरण हुई।
तो ये हमारे भौतिक कारक में आ जाएंगे, इनसे हमें कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है रासायनिक कारक। तो रासायनिक कारक में मैं बात करूं, जो तंबाकू है ना, तो आपका जो तंबाकू है उसके धुएं में उपस्थित जो रासायनिक कैंसर जन होता है उससे आपके लंग्स का कैंसर हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर। तो रासायनिक कारक, रासायनिक कारणों से भी तो आपको कैंसर हो रहा है। तो रसायन कौन सा? तंबाकू के धुएं में जो रासायनिक कैंसर है ना, जिसको आप निकोटिन कहते हैं, उसकी वजह से आपको फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। तो ये भी तो कारक है। अब जैविक कारक में सुनिए कि कुछ विषाणु भी ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर क्या फैला सकते हैं? कैंसर। और इन विषाणु को आप बोलते हैं ऑन्कोवायरस। क्या बोलते हैं? ऑन्कोवायरस। और इनके अंदर एक जीन होता है जिस जीन को आप बोलते हैं ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन। समझ में आ गई बात? ऑन्कोजीन बोला जाता है इसको भाई। क्या बोला जाता है? ऑन्कोजीन बोला जाता है। अरे भाई, जीवाणु विषाणु जैविक कारक में तो आएंगे, ठीक है। तो जैविक कारक में आता है कि एक विषाणु होता है जो हमारे अंदर कैंसर फैला सकता है, जिसका नाम है अर्बुदीय विषाणु यानी कि ऑन्को विषाणु। और उसके अंदर एक जीन होता है जो स्पेशली हमारे अंदर कैंसर फैलाएगा, जिस जीन का नाम है ऑन्कोजीन। अब आनुवांशिक कारक में ये क्या कहता है कि हमारी बॉडी की कुछ ऐसी सामान्य कोशिकाएं होती हैं, कुछ ऐसी सामान्य कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर भी कोशिकीय ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन होता है। कोशिकीय ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन होता है जो विशिष्ट परिस्थितियों में हमारी सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर सकता है। तो ये एक आनुवांशिक कारक है। आनुवांशिक कारक का मतलब है जिसमें हमारे शरीर की ही कोशिका, हमारे शरीर की ही कोशिका क्या कर रही है भाई? कुछ ऐसे जीन रखती है ये जो विशिष्ट परिस्थितियों में क्या कर सकती है? हमारी बॉडी के अंदर क्या फैला सकती है? कैंसर फैला सकती है। तो ये 4 कारक होते हैं भाई जिनसे हमें कैंसर होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए 2 नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक है, 2 नंबर का। समझ में आ गई बात? चलिए अब फिर इसी क्रम में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये तो एक क्वेश्चन हो गया, देखो अब ये अलग से पूछ ले जाएगा आपसे 2 नंबर में कि कैंसर जन को समझाइए, कैंसर जन कौन कौन है या कैंसर के कारण बताओ। तो आप बता देंगे कि कैंसर के 4 कारण हो सकते हैं। भौतिक कारणों से हो सकता है, रासायनिक कारणों से हो सकता है, जैविक कारणों से हो सकता है और आनुवांशिक कारणों से हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट कैंसर का निदान। अब निदान का मतलब कि हमें कैसे पता चलता है कि इस व्यक्ति में कैंसर है या नहीं है। तो निदान करने के लिए देखिए, निदान करने के लिए हम निम्न तकनीक का प्रयोग करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है बायोप्सी, है ना, बायोप्सी। तो बायोप्सी टेक्निक क्या होती है भाई? बायोप्सी क्या होती है कि जिस ऊतक पर हमें शक होता है कि भाई, या मान लीजिए किसी ऊतक, किसी अंग में आपके गांठ बन गई, तो वहाँ पे यार यहाँ पे गांठ बन गई, ठीक है। तो हम पता है क्या करते हैं, जिस ऊतक पे शक होता है ना, उस ऊतक को काट कर और अभिरंजित करके माइक्रोस्कोप में उसको देखा जाता है, उसकी कोशिकाओं को, और पता लगाया जाता है कि इसके कैंसर है या नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बायोप्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? बायोप्सी बोलेंगे, ठीक है। 10-15 मिनट और अंदाज ना, तुम बनाएंगे वीडियो है क्या बजे? 7 बजे? हाँ, तो मैं तो अभी 15 मिनट हो रहे हैं बस। हाँ ठीक है भाई। तो बायोप्सी क्या होती है बोलिए, सुनो मेरी बात।
मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं भाई, यही पूछता है। अब आपसे पूछ लेगा कि कैंसर के कारण बताओ, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कैंसर के कारण समझा दो। आपसे पूछ लेगा कैंसर का निदान कैसे किया जाता है, अर्थात कैंसर का पता कैसे लगाया जाता है, तो आप बता देंगे साहब कैंसर का ऐसे पता लगाया जाता है। समझ गए ना, बहुत सिंपल है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम इसका पता कैसे लगाते हैं। एक तो हमारे पास टेक्निक है बायोप्सी, जिसको आप जीवती परीक्षा कहते हैं। बायोप्सी सबसे सरल होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जिस ऊतक पर या जिस अंग पर शक होता है ना, उसको काट लीजिए, उसका पतला काट काट के उसको अभिरंजित करके उसको माइक्रोस्कोप से देखिए, तो उसकी कोशिकाओं में देखो, कैंसर कोशिकाएं होती हैं ना जो सामान्य कोशिकाओं से अलग होती हैं, तो उनको हम पहचान लेते हैं और बता देते हैं कि भाई इसको कैंसर है या नहीं है। तो इस चीज़ की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। निदान ही तो चल रहा है। तो एक तो होती है बायोप्सी, एक है हिस्टोपैथोलॉजी या ऊतकों का अध्ययन, हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी में क्या करते हैं, यदि हमें आंतरिक अंगों में इसका अध्ययन करना हो, मतलब पता लगाना हो, तो हम पता है क्या करते हैं, हम इसके लिए करते हैं रेडियोग्राफी। आंतरिक अंगों की क्या करनी पड़ेगी, हमें रेडियोग्राफी करनी पड़ेगी, हमें इसका सीटी स्कैन करना पड़ेगा और हमें इसकी एमआरआई करनी पड़ेगी, है ना। तो रेडियोग्राफी करके, कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन का पूरा नाम है कंप्यूटर टोमोग्राफी, है ना, जिसमें आप किरणों का यूज करते हैं, एक्स किरण वगैरह का। और एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इस एमआरआई का पूरा नाम भी आप याद रखना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें आप चुंबकीय किरणों का प्रयोग करते हैं। तो रेडियोग्राफी करके, सीटी स्कैन करके या एमआरआई करके हम आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगा सकते हैं। तो ये हिस्टोपैथोलॉजी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिर हम रक्त की जांच करके, तो सुनिए भाई, जो ल्यूकेमिया होता है ना, ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया को आप ब्लड कैंसर बोलते हैं, रक्त कैंसर बोला जाता है ल्यूकेमिया को। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम रक्त का सैंपल लेते हैं और यदि उस रक्त में WBC संख्या ज़्यादा पाई गई और RBC की संख्या कम पाई गई, तो हम उसको कह देंगे इसको ल्यूकेमिया है। रक्त कैंसर में RBC की संख्या तो घट जाती है, लेकिन WBC की संख्या बढ़ जाती है। यदि आपकी बॉडी में WBC की संख्या बढ़ गई ना और RBC की संख्या कम हो गई, तो आपको 100% ल्यूकेमिया है। तो ल्यूकेमिया यानी कि रक्त कैंसर। तो रक्त कैंसर का पता लगाने के लिए हमें किसका कैसे निदान करेंगे, हम उसका रक्त की जांच करेंगे, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र का भी, प्रतिरक्षियों का भी उपयोग किया जाता है। और एक है आणविक जीव विज्ञान, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भी हम इसका पहचान कर सकते हैं कैंसर की। अब कैसे करते हैं कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो विशेष अंग या लक्षणों के प्रति सुग्राही होते हैं। मतलब कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कोई लक्षण जो होते हैं ना, उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम उनकी बचने की उनसे सलाह दे देते हैं। जैसे फेफड़ों का जो कैंसर है वो तंबाकू के धुएं से होता है, तो हम उसको पहचान लेते हैं भाई इस वजह से इसको ये हो रहा है, तो आप इससे बचिए बस और आपको ये कैंसर नहीं होगा, ऐसे मतलब, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट होता है कैंसर का निदान। एक बार देखो इसको 1 मिनट ज़रा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, निदान में पढ़ के देखो एक बार। निदान इम्पोर्टेंट है भाई, कारण इम्पोर्टेंट है, इसके आते हैं ये।
पढ़ लिया गया, सिंपल है, ठीक है। तो एक तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे देखो 3 क्वेश्चन यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनेंगे, कैंसर के कारण, कैंसर का निदान और एक कैंसर का उपचार। इन 3 क्वेश्चन की ज़्यादा संभावना है यहाँ से पूछे जाने की इस टॉपिक से, ठीक है। चलिए अब ये नॉर्मल है, हालांकि आपके सिलेबस में भी नहीं है पर मैंने लिखा दिया है कि कैंसर जो कोशिका है उसके क्या लक्षण है। आपसे नहीं पूछा जाएगा कभी भी, फिर भी आप देख लेना कि भाई कैंसर की कोशिका जो होती है वो अमर होती है, इसमें रूपांतरण की क्षमता होती है, मतलब बदल जाती हैं, इनमें तीव्र विभाजन की क्षमता होती है। किसकी क्षमता होती है? तीव्र विभाजन की क्षमता होती है ना। और इनका जो केंद्रक होता है ना, कैंसर कोशिकाओं का केंद्रक, वो सामान्य कोशिकाओं के केंद्रक से कैसा होता है? थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो इतना आप पढ़ सकते हैं, हालांकि नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर आई भाई कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, तो इनको आप पढ़ लेना, कैंसर के लक्षण। हालांकि एनसीईआरटी ने नहीं दिए लक्षण में, जैसे कोई भी ट्यूमर जो होता है वो निरंतर वृद्धि करता रहता है, जो घाव होता है उससे रक्तस्राव होता रहता है, ठीक है। जो वजन होता है उस वजन में कमी आ जाती है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। पाचन शक्ति क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। समझ में आई बात? नहीं आई? तो ये नॉर्मल से पॉइंट हैं, हालांकि आपसे ये तो क्वेश्चन में पूछे नहीं जाएंगे भाई, है ना, कि कैंसर कोशिका के लक्षण बताओ या कैंसर के लक्षण बताओ। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है कैंसर का उपचार, कि भाई आखिर हम कैसे कैंसर का उपचार कर सकते हैं। इसको हमें ढंग से पढ़ना है, ठीक है, कि हम कैसे कैंसर का उपचार कर सकते हैं। तो कैंसर का उपचार हम 4 तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहला है आपका विकिरण उपचार। विकिरण उपचार है ना, कैंसर, मैं एक बार तो विकिरण उपचार पहला, सेकंड है शल्य चिकित्सा के द्वारा, थर्ड है रासायनिक चिकित्सा जिसको आप कीमोथेरेपी भी कहते हैं, और है प्रतिरक्षी द्वारा, ठीक है भाई। तो आप 4 तरीकों से अपने कैंसर का उपचार कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है विकिरण उपचार। तो हम विकिरण उपचार में क्या करते हैं? हम विकिरण उपचार में आयनीकारी किरणों का प्रयोग करते हैं, आयनीकारी किरणों का प्रयोग करते हैं। इन आयनीकारी किरणों में हमारी या तो एक्सरे होगी या कोबाल्ट 60 किरण होगी, ठीक है। तो एक्सरे किरण और कोबाल्ट 60 किरण के माध्यम से हम अपने कैंसर का क्या कर सकते हैं? उपचार कर सकते हैं। इन किरणों का डायरेक्ट यूज करके हम कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है कैंसर उपचार का। एक होता है शल्य चिकित्सा। तो शल्य चिकित्सा में क्या होता है कि जो भी ऊतक होता है जहाँ कैंसर होता है ना, ऊतक को हम क्या कर देते हैं? क्षतिग्रस्त कर देते हैं या काट कर बाहर निकाल देते हैं, है ना। उस ऊतक को शल्य चिकित्सा के द्वारा काट कर बाहर निकाल देते हैं और हमारा क्या हो जाती है? ऊतक सही। अरे कुल मिला के बात क्या है कि जैसे जहाँ भी कैंसर कोशिकाओं की गांठ है या ऊतक है तो बस हम ऊतकों को नष्ट कर देंगे और वहाँ से उसको निकाल देंगे। तो वो शल्य चिकित्सा का मतलब होता है ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन को आप शल्य चिकित्सा बोलते हैं। तो कई बार ऑपरेशन के माध्यम से उस पूरे पार्ट को ही निकाल देते हैं ना जहाँ कैंसर कोशिकाएं होती हैं, तो वो शल्य चिकित्सा है। तो ऊतक जिन ऊतकों में कैंसर होता है ना, उन ऊतकों को सीधे पूरे को बाहर निकाल लेते हैं, तो वो शल्य चिकित्सा होती है। अब नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। तो इस कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं? इसमें हम कुछ रासायनिक औषधियों का उपयोग करते हैं,
तो रासायनिक औषधियों का उपयोग करके जो कैंसर कोशिकाएं होती है ना उनको नष्ट किया जाता है। लेकिन इन औषधियों के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? एक तो इसके पूरे बाल झड़ जाते हैं, आपने देखा भी होगा, सिर के बाल पूरे हट जाते हैं। और इसमें रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी हो जाती है, वजन में कमी हो जाती है। ठीक है, तो कीमोथेरेपी करके भी आप इसका क्या कर सकते हैं? उपचार कर सकते हैं, जिसमें आप रासायनिक औषधियों का प्रयोग करते हैं। लास्ट बात करते हैं प्रतिरक्षी की। तो सुनिए, आपकी जो ये कैंसर कोशिका होती है ना, कैंसर कोशिका, ये कैंसर कोशिका हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से बचती रहती हैं। इनको वो कैचअप नहीं कर पाता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। तो हम क्या करते हैं? हम इसको ना अपनी बॉडी को वाई इंटरफेरोन नाम का पदार्थ देते हैं। और ये वाई इंटरफेरोन क्या करता है? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिवेट कर देगा, जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कौन सी कोशिकाओं को मारने लग जाएगा? कैंसर कोशिकाओं को। ठीक है, तो ऐसे भी हम इस रोग का उपचार कर सकते हैं। तो वाई इंटरफेरोन दिया जाता है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिवेट करेगा, जो हमारी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाता है। तो ऐसे हम 4 तरीकों से अपने कैंसर का क्या कर सकते हैं भाई? उपचार कर सकते हैं। एक तो विकिरण उपचार है, जिसमें आप एक्सरे किरण और कोबाल्ट-60 का, अरे मैंने सी लिख दिया यार, ये सी लिखा हुआ है, ये कार्बन है, कोबाल्ट-60 CO। ठीक है, कोबाल्ट-60 जो विकिरण है उनका हम यूज करते हैं इसमें। शल्य चिकित्सा में हम क्या करेंगे? कोई भी जो ऊतक होता है ना, उसको जो भी ऊतक होता है उसको क्षतिग्रस्त तो नहीं करेंगे। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो अपना ऊतक होता है ना, कैंसरग्रस्त जो हिस्सा है, उसके शरीर से काट कर उसको क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। ठीक है, अलग कर लेंगे। तो आप क्षतिग्रस्त तो मत ही करो भाई इसको, ना आप क्या करेंगे कि जो भी आपके शरीर का हिस्सा होता है ना, जहाँ पे कोई भी ऊतक है जो संक्रमित है ना, तो कोई भी शरीर का जो हिस्सा होता है जहाँ पे कैंसर होता है, उसे हम काट कर अलग कर देते हैं, या ऊतक को हम पूरे को काट कर अलग कर देते हैं। ठीक है, वो शल्य चिकित्सा होती है। कीमोथेरेपी में हम रासायनिक औषधियों का उपयोग करते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे बालों का झड़ना है या रक्त की कमी है, ऐसे। और कुछ प्रतिरक्षियों का उपयोग करके भी हम इसका क्या कर सकते हैं? उपचार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कैंसर। अब इसके बाद हमने कुछ पढ़ा कि भाई विभिन्न प्रकार के कैंसर, जैसे रक्त कैंसर क्या है। हालांकि जो कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं आप पढ़ लेना, कोई ऐसे क्वेश्चन तो उससे आते नहीं है। ठीक है, तो ये भाई आज आपके 2 डिजीज कंप्लीट हुई हैं, एक तो एड्स और एक कैंसर। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और यदि आपसे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपसे यही पूछेगा वो, एक तो निदान वाला, देखो दोनों डिजीज के आप कारण, निदान, और कैंसर के तो उपचार, उसके बचाव रोकथाम, और इसके पूरे नाम वगैरह जो भी हैं, वो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन ये पूछता रहता है एड्स और कैंसर से। ठीक है, इसके कारण वाले क्वेश्चन टॉपिक, बचाव वाले या रोकथाम वाले, उपचार वाले, और इसका जो निदान है ना, निदान कैसे किससे होता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे आपको याद करना है। चलिए इसको 2 मिनट देखिए आप फटाफट से, उपचार को पढ़िए एक बार है।
पढ़ लिया सभी ने? मतलब मैं कहूँ तो पढ़ ही लिया करो भाई, ताकि थोड़ा रिवाइज हो जाता है वो जल्दी से, दिक्कत नहीं आती उसमें, ठीक है। चलिए अब सुनो, अब आज हमने 2 टॉपिक किए, एक एड्स और एक हमने किया कौन, कैंसर, ठीक है भाई। तो अब सुनिए, कल जो बात होगी वो प्रतिरक्षा तंत्र पे होगी। किस पे होगी? प्रतिरक्षा तंत्र पे। तो प्रतिरक्षा तंत्र की जो PDF है वो मैं आपको कल सेंड कर दूंगा लगभग 12-1 बजे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दूंगा, ठीक है। तो आप अपने यार दोस्त से इधर उधर ले लिया करें भाई, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ठीक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है। और जो ऐड नहीं है ना GIS और BDS के, तो प्रत्येक स्टूडेंट भाई अपने व्हाट्सएप नंबर जो GIS वाला है तो मनोज सर को भेज देना, और जो BDS वाले हैं वो बंटू सर को या मनोज जी को, किसी को भी आप भेज देना। तो आप ऐड जरूर हो जाना ग्रुप में, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई, एड्स और कैंसर। तो एड्स और कैंसर जो महामारी है इनको हमने कर लिया, और जो सामान्य बीमारी थी वो हमने कर ली। अब इसमें ना 2 पार्ट और बचे हुए हैं, 2 पार्ट। 5 पार्ट मैंने इसके बताए थे आपको, एक सामान्य रोग, एक एड्स और एक कैंसर। श्री राम। तो 3 तो अपने कंप्लीट हो गए। अब इसमें बचा हुआ है, एक तो बचा हुआ है प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है, और एक बचा हुआ है ड्रग्स एवं एल्कोहल। 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। तो हो सकता है कल हम शायद प्रतिरक्षा तंत्र को कंप्लीट कर लें। अब 1.5 घंटे की क्लास है तो इतने में ही हो जाता है जब नोट्स नहीं लिखाने होते, ठीक है। तो कुछ सिलेबस आपका ज़्यादा ही फास्ट नहीं चलने लग गया क्या, है ना, ज़्यादा फास्ट चलने लग गया ना, अच्छी बात है यार, जल्दी कोर्स हो जाएगा, आपको रिवाइज करने का टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है, और तभी आप में निखार आएगा, ठीक है। तो लेकिन आप ना इसको पढ़ते हुए ज़रूर चलें। यदि आपको प्रेजेंट टाइम में 60-70% भी यदि आपके माइंड में जा रहा है ना तो भी सफिशियंट है, ठीक है, बिल्कुल। तो आप इसको ऐसे ही रेगुलर पढ़ते रहिएगा, और थोड़ी सी दिन ऐसे हैं आपके जब आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। यार एक बात मुझे बताओ, यदि आप 4-5 महीने थोड़ा सा दुख पालेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी ज़िंदगी भर मौज हैं फिर, ठीक है, फिर आपको इतने पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, आपको नॉलेज मिल जाएगी, तो आगे इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, ठीक है। तो ये साल तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, है ना, पूरे दिन रात आप एक कर दीजिए, थोड़ा सा सोइए, बस 4-5 घंटे मिनिमम सोइए, उसके बाद आप पढ़ने का काम है। जो अच्छे बच्चे हैं ना वो, क्योंकि मुझे पता है जो कमज़ोर हैं उनसे तो कितना भी कह लो वो तो नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जो भाई अच्छे बच्चे हैं वो तो कम से कम पढ़ते रहो भाई, ठीक है, अपने तरीके से। और कोई जो कमज़ोर है उसकी बात समझ में आ जाए, कमज़ोर तो कोई नहीं है, मतलब जो केयरलेस हैं तो वो भी भाई पढ़ने लग जाएं। जिस दिन ऑफलाइन स्कूल खुलेगा ना उस दिन सभी से पूछूंगा मैं, तो ध्यान रखना कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, और डंडा मेरे हाथ में होगा 1 सितंबर को, बिल्कुल, ठीक है। तो बाकी बातें करते हैं कल। इसको अभी आप आधे घंटे में रिवाइज कर लेना क्लास लेने के जस्ट बाद। चलिए।